आज का वीडियो शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम पीछे का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। फिर मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, फिर जहांदार शाह 12 से 13, फर्रुखशियार 13 से 19। अब मोहम्मद शाह की बारी आती है 1719 से 1748। इसके पहले दो चीज़ का शॉर्ट रिवीजन कि जहांदार शाह ने महाराजा की उपाधि अजीत सिंह को दी थी और मिर्जा की उपाधि जय सिंह को दी थी। अब हम शुरू करते हैं मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। रोशन अख्तर, अभी हम लोग ने पढ़ा था, ये शाहजहां द्वितीय के पुत्र थे। रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से सितंबर 1719 में मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठा। ठीक है, इनको किसने सम्राट बनाया था? तो सैयद बंधुओं ने। मोहम्मद शाह के शासनकाल में निज़ाम उल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत हुई। 1722 में निज़ाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। टू फैक्ट्स हैं। पहला कि सैयद बंधु की हत्या किसके काल में हुई? तो मोहम्मद शाह के समय हुआ। और दूसरा है, इसकी हत्या किसने की थी? तो निज़ाम उल मुल्क के द्वारा ही किया गया था 1722 में। 1722 में मोहम्मद शाह ने चिंग्लिज़ खां, वही निज़ाम उल मुल्क सॉरी 1722 में मोहम्मद शाह ने चिंग्लिज़ खां अथवा निज़ाम उल मुल्क को वजीर के पद पर नियुक्त किया। और इसको हम लोग ने पढ़ा था कि फर्रुखशियार ने इसको साउथ की सूबेदारी दी थी। साउथ में 6 सूबों की जो सूबेदारी दी गई थी वो फर्रुखशियार द्वारा दी गई थी और इसको वजीर के पद पर नियुक्त किया गया था मोहम्मद शाह द्वारा। फैक्ट को बहुत ही क्लियर रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वजीर नियुक्त किया मोहम्मद शाह द्वारा, लेकिन जो दक्षिण की सूबेदारी दी गई थी वो फर्रुखशियार द्वारा दी गई थी। ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या, 1724 में निज़ाम उल मुल्क बादशाह के संकालू स्वभाव और दरबार में हो रहे निरंतर झगड़ों षड्यंत्र से तंग आकर वजीर का पद छोड़कर दक्कन वापस चला गया। कब? 1724 में। 22 में इसने सैयद बंधुओं को मारा, फिर 22 में ही इसको वजीर का पद मिला। 24 में ये साउथ चला जाता है। 1724 में चिंग्लिज़ खान ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? चिंग्लिज़ खां अथवा निज़ाम उल मुल्क। मोहम्मद शाह ने उसकी स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान किया। आसफ जाह की उपाधि किसे दिया गया? चिंग्लिज़ खां को। चिंग्लिज़ खां अथवा निज़ाम उल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद शाह ने। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम उसको क्वेश्चन बनाकर एक बार रिवाइज कर रहे हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में बंगाल मुर्शीद कुली खां, अवध शहादत खां, हैदराबाद निज़ाम उल मुल्क, भरतपुर और मथुरा बदन सिंह, गंगा यमुना के दोआब में कटेहर रुहेलो के नेतृत्व में और फर्रुखाबाद में बंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या होता है कि अलग अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है। जैसे बंगाल में मुर्शीद कुली खां द्वारा मतलब बंगाल की जो सत्ता की स्थापना होती है वो मुर्शीद कुली खां द्वारा, अवध में शहादत खान द्वारा, हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क, भरतपुर मथुरा में बदन सिंह, गंगा यमुना में कटेहर रुहेल रहते हैं और फर्रुखाबाद में बंगस नवाब। 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा सेनाएं शक्ति प्रदर्शन हेतु दिल्ली के पार्श्व तक पहुंच गई। किसके समय बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा सेनाएं दिल्ली पर पहुंची थी? तो मोहम्मद शाह के समय। मोहम्मद शाह ने 1720 में वसूल किए जाने वाले जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया। जजिया कर, जिसके बारे में बताए थे, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला टैक्स था और बहादुर शाह प्रथम द्वारा इसकी समाप्ति की शुरुआत की गई थी और अंतिम रूप से समाप्त किया था तो मोहम्मद शाह द्वारा। फिर नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में। हम लोग ने पढ़ा कि मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है वो 1719 से लेकर 1748 है। 1719-48 के बीच में 1739 पड़ता है। इसी समय नादिर शाह का आक्रमण होता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में फारस के नादिर शाह ने 1738-39 के बीच भारत पर आक्रमण किया। ईरान के नेपोलियन नाम से प्रसिद्ध, इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय बादशाह ने उसके आक्रमण को रोकने के लिए निज़ाम उल मुल्क कमरुद्दीन खान ए दौरा के नेतृत्व में सेना भेजा।
जिसमें बाद में सादत खान भी शामिल हो गया। यहाँ देखो एक स्टोरी है। क्या होता है कि जब नादिर शाह का आक्रमण होता है भारत पे 1739 मोहम्मद शाह के समय, तो मोहम्मद शाह क्या करता है, ये कहाँ का ईरान का नेपोलियन के नाम से इसको जाना जाता है। तो जब ये भारत में आक्रमण करता है तो उसके आक्रमण को रोकने के लिए मोहम्मद शाह 3-4 लोग को भेजते हैं, जिसमें निज़ाम उल मुल्क है, ठीक है, कमरुद्दीन है, खान ए दौरा है, और साथ में शहादत खां को भी भेजते हैं। फिर क्या होता है, 13 फरवरी 1739 को करनाल में हुए युद्ध में मुगल सेना बुरी तरह पराजित हो जाती है। ठीक है, मुगल सेना पराजित हो जाती है। करनाल का युद्ध इम्पोर्टेंट है, 13 फरवरी 1739 किसके बीच में हुआ था, तो नादिर शाह और मुगल के बीच में हुआ था, जिसमें मुगल सेना हार जाती है। फिर भी निज़ाम उल मुल्क ने 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में देकर नादिर शाह को वापस जाने के लिए सहमत कर लिया। निज़ाम उल मुल्क ने कहा कि ठीक है, तुम 50 लाख रुपए तुम्हें हम हर्जाना दे देते हैं और तुम वापस चले जाओ। वो सहमत हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, जो सादत खां अभी इसी के खिलाफ लड़ा था, नादिर शाह के खिलाफ, वो अवध के नवाब सादत खां ने नादिर शाह को सलाह दी कि वह बादशाह मोहम्मद शाह और निज़ाम को बंदी बना ले और राजधानी दिल्ली में संचित अपार खजाना को प्राप्त करे। सादत खां जो मुगल की सेना की तरफ से था, इसने क्या किया, नादिर शाह को एक आइडिया देता है कि तुम इन दोनों को बंदी बना लो और इतना ज़्यादा यहाँ खजाना है उसको लूट लो। अब इसको आइडिया मिल गया, तो फिर ये क्या करता है, 20 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश कर नादिर शाह ने अपने चंद सैनिकों की मृत्यु के बदले भयंकर कत्लेआम का आदेश दिया, जिसमें 20,000 के करीब लोगों को कत्ल कर दिया गया। नादिर शाह दिल्ली में कुल 57 दिन तक रहा, लगातार लूटपाट करता रहा। इसने प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्त ए ताउस, जो शाहजहां द्वारा निर्मित किया गया था, और मुगल ताज में लगे विश्व के सर्वाधिक महंगे हीरे कोहिनूर को भी अपने साथ ले गया। किसके द्वारा तख्त ए ताउस और कोहिनूर लूटा गया, तो नादिर शाह के द्वारा। तख्त ए ताउस किसने बनवाया था, शाहजहां। और किसके समय इन्होंने लूटा, तो मोहम्मद शाह के समय। 1739 में वापसी के समय नादिर शाह ने तख्त ए ताउस कोहिनूर हीरा के साथ मोहम्मद शाह द्वारा तैयार की गई हिंदू शैली की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को भी अपने साथ ले गया। किसने मोहम्मद शाह द्वारा तैयार कराई गई हिंदू संगीत की फारसी पांडुलिपि को भी लेके चला गया था। तो नादिर शाह भारत से वापस 1739 में गया। ठीक है, आया भी था 39 में और 39 में ही गया, 1 साल से ज़्यादा नहीं रहा। 1747 में उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में भारत पर आक्रमण किया। हमने पढ़ा कि मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है 1719 से 1748 है। तो जब इनका लास्ट ईयर था, उसी समय अहमद शाह अब्दाली भी भारत पर आक्रमण करता है। अवध के नवाब सादत खां से नादिर शाह ने 20 करोड़ रुपए मांग की, जिसे न देने पर सादत खां ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। खुद ही सुसाइड किया सादत खां ने, क्योंकि नादिर शाह ने इसे पैसे मांगे थे 20 करोड़ रुपए। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी युग का मोती कहा गया है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन और अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी युग का मोती कहा गया है। नादिर शाह ने उसके बारे में कहा था कि अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे ईरान तुरान हिंदुस्तान में नहीं देखा। ठीक है, इसको थोड़ा पॉइंट करेंगे। अब्दाली ठीक है, अब्दाली ने लगभग 50,000 सैनिकों के साथ 1748 में पंजाब पर आक्रमण किया, जो असफल रहा। 1748 में भी हमने देखा कि अहमद शाह अब्दाली आता है, पंजाब पर आक्रमण करता है, लेकिन असफल रहता है। फिर 1749 में पंजाब पर आक्रमण कर सूबेदार मुइनुल मुल्क को पराजित किया। इसने किसको पराजित किया, मुइनुल मुल्क को पराजित किया था। मछीवाड़ा के समीप मनुपुर में अब्दाली की सेना को मार्च 1748 में शहजादा अहमद शाह मोहम्मद शाह के पुत्र ने पराजित किया। अब जो मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी होता है, जो है अहमद शाह, उसने अहमद शाह अब्दाली को हराया। कहाँ पर, 1748 में। जब ये पंजाब पर आक्रमण करता है, उसी समय मछीवाड़ा के समीप अहमद शाह अब्दाली की सेना को शहजादा अहमद शाह ने पराजित किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले अहमद शाह अब्दाली को आया तो था ये मोहम्मद शाह के समय, लेकिन हराया किसने था, तो मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी, उसका लड़का अहमद शाह
उसने हराया था। मोहम्मद शाह को अधिक समय हरम और हिजड़ों में बिताने और उसके असनियत और विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा जाता था। तो किसको रंगीला कहा जाता था? मोहम्मद शाह को। 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अगला मुगल बादशाह अहमद शाह हुआ। ठीक है, तो अगला मुगल बादशाह कौन होता है? अहमद शाह होता है। अब हम अहमद शाह के बारे में पढ़ेंगे। 1748 से 1754 इसका कार्यकाल रहता है। अभी हमने पढ़ा अहमद शाह ने 1748 में ही अहमद शाह अब्दाली को मच्छीवाड़ा के समीप हराया था। अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त किया। देखो, अभी जो हमने पढ़ा था कि अवध, इधर एक बार हम देखेंगे फिर से कि अवध की जो स्थापना है शहादत खां ने की। लेकिन शहादत खां पहले तो मुगल के तरफ से नादिर शाह के विरोध में लड़ता है, लेकिन बाद में वो नादिर शाह के साथ हो जाता है और फिर उसको आत्महत्या करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे सफदरजंग आता है। तो जो अहमद शाह है उसने क्या किया कि अवध के सूबेदार जो थे सफदरजंग को अपना वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन आ सकता है कि नवाब बहादुर की उपाधि किसने दी? अहमद शाह ने दी। किसको दी? जावेद खां को दी। ठीक है, जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अहमद शाह के शासन में अब्दाली ने भारत पर कुल 5 बार, ठीक है, 1748 से 1759 के बीच आक्रमण किया। अब्दाली ने 1767 में भारत पर अंतिम आक्रमण किया। सबसे ज़्यादा आक्रमण जो है अहमद शाह के समय किया, क्योंकि इसी समय वो आया ही था। फिर 1767 से भारत पर अंतिम आक्रमण किया। भारत से वापस जाने के पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी रूहेला सरदार नजीबुद्दौला को सौंप दिया, जो मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था। मुगल साम्राज्य में एक मीर बख्शी था जिसका नाम था नजीबुद्दौला। ठीक है, नजीबुद्दौला जो कि एक रूहेला सरदार था। तो जब अहमद शाह अब्दाली जब रिटर्न होता है अपने कंट्री में, तो वो क्या करता है कि नजीबुद्दौला जो कि रूहेला सरदार होता है, मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी होता है, उसको अपना जितना भी प्रदेश जीता होता है उसको सौंप देता है। अहमद शाह के समय राजमाता उधम बाई के नाम से प्रसिद्ध महिला का प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप था। उसे बिला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। अहमद शाह, इनकी बात हो रही है, इनके समय एक महिला थी जिनका नाम राजमाता उधम बाई था। इनको बिला ए आलम की उपाधि दी गई थी। मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से इमाद उल मुल्क सफदरजंग को अबदस्त कर मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। अब क्या होता है कि मराठा, अब देखो इस समय मराठा भी एक्टिव है। मुगल जब लास्ट चल रहा है तो इस समय मराठा भी एक्टिव है। तो मराठा एक सरदार होते हैं मल्हार राव, ठीक है, के सहयोग से इमाद उल मुल्क को मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया जाता है। पहले हम लोग ने पढ़ा अहमद शाह के समय सफदरजंग है, लेकिन उसके बाद सफदरजंग को हटाकर इमाद उल मुल्क मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। 2 जून 1754 को वजीर इमाद ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अबदस्त कर अजीजुद्दीन को आलमगीर सेकंड की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाया। अब 1754 में क्या होता है, वजीर इमाद जो होता है, यही इमाद उल मुल्क ने मराठा के सहयोग से अहमद शाह को अबदस्त कर, क्योंकि देखो मराठा इनका हेल्प करते हैं, इनको वजीर बनाते हैं, तो ये अब मराठों की हेल्प करके अहमद शाह को हटाकर अजीजुद्दीन को आलमगीर सेकंड की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाता है। अब आलमगीर सेकंड, जिसका नाम क्या है ये अजीजुद्दीन, ठीक है, आलमगीर सेकंड किसकी उपाधि है? अजीजुद्दीन। ये 1754 से 1759 तक है। आलमगीर सेकंड अपने वजीर इमाद उल मुल्क को कठपुतली शासक था। मीन्स ये इमाद उल मुल्क का कठपुतली शासक था, क्योंकि इमाद उल मुल्क ने मराठा के सहयोग से इसको शासक बनाया था। इमाद ने 29 नवंबर 1759 को बादशाह की हत्या कर दी। ठीक है, आलमगीर सेकंड के बाद अली गौहर, जिसको शाह आलम सेकंड की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। जब इसकी हत्या कर दी जाती है तो फिर उसके बाद अली गौहर, जिसको शाह आलम सेकंड कहते हैं, वो मुगल बादशाह बनता है। ठीक है, अब शाह आलम, सारे फैक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, किसके बाद कौन बना, उसका मेन कार्य क्या है, तो इस तरह से है। अब शाह आलम सेकंड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके समय बहुत सारी घटनाएं हुई,
जैसे देखो 1759 से लेके 1806 ईस्वी तक शाह आलम सेकेंड रहता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, प्लासी का युद्ध होता है, वो आलमगीर सेकेंड के समय होता है। लेकिन जो बैटल ऑफ बक्सर होता है, ठीक है, 1764 में, वो शाह आलम सेकेंड के समय होता है। देखो इनका जो डेट है वो इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि इनके डेट के बीच में अगर कोई घटना घटी है और वो पूछ लेता है कि शासक के समय ऐसा हुआ, तो वो याद होना जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं शाह आलम सेकेंड 1759 से 1806, ठीक है। तो शाह आलम सेकेंड और उसके उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के ही सम्राट थे। उसने अपने अमीर मराठों और अंग्रेजों के हाथ के कठपुतली थे। देखो इस समय 3 लोग एक्टिव हैं। एक अमीर है जो शासक निर्माता होते थे मुगल साम्राज्य में। मराठे, आपने देखा कि शुरुआत से ही मराठे आक्रमण कर रहे हैं और अंग्रेज आ चुके हैं भारत। तो शाह आलम सेकेंड 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए निर्णायक बक्सर के युद्ध में बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। इसमें हम सारा युद्ध आगे चल के पढ़ेंगे भी, बैटल ऑफ बक्सर क्या है, प्लासी क्या है, लेकिन अभी यहाँ पे हम मुगल सम्राट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनके समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी उसको भी हम देखते चल रहे हैं। तो जो मीर कासिम बंगाल के नवाब थे, उनका हेल्प किया था शाह आलम सेकेंड ने। कब? 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में। इस युद्ध में कासिम की ओर से अवध के नवाब सुजाउद्दौला भी शामिल, मतलब वो भी पार्टिसिपेट किए थे। तो सुजाउद्दौला अवध के थे, ठीक है, बंगाल के मीर कासिम थे, और मुगल जो सम्राट थे वो शाह आलम सेकेंड थे। 2 नाम कंफ्यूजिंग है, सुजाउद्दौला और सिराजुद्दीन। जो सिराजुद्दीन है वो बैटल ऑफ प्लासी में, और सुजाउद्दौला जो था वो बैटल ऑफ बक्सर में। थोड़ा सा इसको ध्यान देना, सुजाउद्दौला है जो कि बैटल ऑफ बक्सर में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि करने पड़ी 1765 में, जिसके बाद उसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों की पेशेंयाफ्ता बनकर रहना पड़ा। 1772 में क्या होता है, मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने, देखो मराठा भी इनके अगेंस्ट थे, लेकिन अब मराठा मुगलों की हेल्प किए। उसने क्या किया कि जो शाह आलम द्वितीय है उनको वापस दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया था। 1780 में रूहेला सरदार गुलाम कादिर ने सम्राट को अंधा कर दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रूहेला सरदार होता है गुलाम कादिर, उसने सम्राट को अंधा कर दिया और 1806 में शाह आलम की हत्या कर दी गई। अब ये भी खत्म हो गए। शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था 1803 में। 1759 से लेकर 1806 का समय है। इसी में 1803 में जब वो इसके पहले बैटल ऑफ प्लासी जीत चुके थे, बैटल ऑफ बक्सर, तो काफ़ी मजबूत हो गए थे, और 1803 में वो दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। शाह आलम सेकेंड की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक अगला मुगल बादशाह बना था। कौन बना था? अकबर द्वितीय। सीक्वेंस याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर एक बार हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन जब तक बार बार नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसलिए चाहे बोरिंग लगे बार बार पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, फिर उसके बाद जहांदार शाह 12 से 13, फर्रुखसियार 13 से 19, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748, 48 के बाद इसका जो लड़का आता है अहमद शाह 48 से लेके 54 तक रहता है। फिर उसके बाद आलमगीर सेकेंड आता है, आलमगीर द्वितीय, जो 1754 से 1759 तक रहता है। फिर शाह आलम सेकेंड, जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ा 1759 से 1806 सॉरी, और फिर 1806 से 1837 तक अकबर द्वितीय जो है वो मुगल बादशाह बनता है। अकबर द्वितीय अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था, तो अकबर सेकेंड था। इसके समय में बादशाहत मात्र लाल किले तक सीमित रह गई थी, मतलब
केवल वो कहने को लाल किले में एक बादशाह बैठता था, वहीं तक उसका पावर था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय, जो सबसे लास्ट मुगल एम्परर होता है, 1837 से 1862 अंतिम मुगल सम्राट बना था। 1837 से 1862, इसके बीच में 1857 का युद्ध होता है, विद्रोह होता है, सॉरी 1857 का जब विद्रोह होता है तो कौन सा मुगल सम्राट होता है, तो बहादुर शाह सेकेंड, और वही अंतिम होता है। बहादुर शाह द्वितीय जफर के उपनाम से शायरी लिखा करता था, इसलिए इसको टाइटल था बहादुर शाह जफर। 1875, गलत दिया है यहाँ पे, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया था। ठीक है, इनको कहाँ भेज दिया, रंगून, म्यांमार में। ठीक है, और 1662 में अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई। 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो कार्यकाल है 1837 से लेकर 1862 तक है। थोड़ा सा और फैक्ट दिया है, इसको भी देख लें। क्या होता है कि 1761 से लेकर 1770 के बीच नजीब-उद-दौला जो होता है दिल्ली का सर्वोच्च तानाशाह होता है। हम लोग ने पढ़ा था नजीब-उद-दौला जो होता है, इसको ये एक रूहेला सरदार होता है। जब अहमद शाह अब्दाली रिटर्न होता है तो जितना भी सूबा जीता रहता है वो इसको दे देता है, नजीब-उद-दौला को। तो फिर ये थोड़ा पावरफुल हो जाता है, इसलिए ये दिया है कि 1761 से 1770 के बीच नजीब-उद-दौला जो होता है दिल्ली का सर्वोच्च तानाशाह था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1761 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के समय हुआ था। देखो, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल क्या है, 1759 से लेकर 1806 है, तो उसी के बीच में तो 1761 आएगा ना। एक बार फिर से देख लो, कंफ्यूजन ना हो। शाह आलम सेकेंड का कार्यकाल जो है 1759 से लेके 1806 है, और पानीपत का युद्ध जो होता है 1761 में होता है। किसके किसके बीच में होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। तो इसमें कौन उस समय मुगल सम्राट था, तो शाह आलम सेकेंड था। सैयद बंदियों को उत्तरोत्तर मुगल काल में किंग मेकर हमने बताया था, क्योंकि इसने इतने सारे किंग्स बनाए थे, लेकिन सारे किंग्स इनको हटाते गए। इन्होंने कुल 6 मुगल शहजादों को बादशाह बनाया। देखो, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला, नेक्सियर, फर्रुखशियर, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद शाह, 6 लोग को ये मुगल बादशाह बनाता है। शुरुआत होती है रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला, ठीक है, और नेक्सियर, फर्रुखशियर। नेक्सियर का हम लोग ने नाम नहीं पढ़ा, नाम मात्र के होंगे ये। फर्रुखशियर, मोहम्मद इब्राहिम का भी नहीं बहुत जिक्र था, और मोहम्मद शाह। मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में यदुनाथ सरकार ने कहा, जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह शब्द किसके थे, जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा, तो यदुनाथ सरकार द्वारा कहा गया। अब आपको एक काम करना है कि फिर से जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। कौन आया था, किसका क्या कालक्रम था, कितने लेटर मुगल्स आए थे, सबका क्या क्या डेट था, ये देखना है। किसके काल में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, और इसके साथ ही आपको घटना चक्र में जितने क्वेश्चन दिए हैं लेटर मुगल से रिलेटेड, उसको एक बार लगा लो, तो आपका एक कॉन्सेप्ट और टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जितने भी स्वायत्त राज्य हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।